हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिस प्रीलिम्स मास्टर सीरीज। यहाँ पर हम पीजेंट मूवमेंट पार्ट 2 के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये पीजेंट मूवमेंट्स हैं जिन्हें हम डिस्कस कर रहे थे। तो चलिए आज हम आगे के जो हमारे मूवमेंट्स हैं हम उन्हें देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमने देखना है दैट इज इंडिगो रिवॉल्ट। तो यहाँ पर हम इंडिगो रिवॉल्ट जो 1859 से 1860 तक चला था यहाँ इसे देखेंगे। ये हुआ था बंगाल के अंदर। बंगाल के अंदर हुआ था इंडिगो रिवॉल्ट। तो इसके जो लीडर्स हैं हम उन्हें एक बार देख लेते हैं, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। तो लीडर्स इन्वॉल्व विष्णु चरण बिस्वास, दिगंबर बिस्वास, जिन्हें बिस्वास ब्रदर्स कहा जाता है। नादिया के बिस्वास ब्रदर्स इन्वॉल्व थे। रफीक मंडल ऑफ माडला, रफीक मंडल ऑफ माल्डा, सॉरी, दैट इज माल्डा। और कादर मोला ऑफ पाबना, पाबना के जो कादर मोला थे ये यहाँ पर इन्वॉल्व थे। तो यहाँ पर ये लीडर्स को हमने देखा। ये इंडिगो रिवॉल्ट का कारण क्या था? इंडिगो रिवॉल्ट का कारण था पीसेंट रेजिस्टेंस अगेंस्ट द कोर्स्ड इंडिगो कल्टीवेशन। जो भी यूरोपियंस थे ना, जो यूरोपियंस थे वो जबरदस्ती इंडिगो की कल्टीवेशन करवाते थे हम इंडियंस से। तो इंडिगो की जो क्रॉप है ना, इसके बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दूं तो वो ये है कि ये सबसे ज्यादा घटिया क्रॉप हुआ करती थी। इससे फील्ड्स को नुकसान होता था, ज्यादा फायदा कुछ भी नहीं हो रहा था। तो जिसकी वजह से ये जबरदस्ती किसानों के द्वारा इसे जो है ज्यादा जोर दिया जाता था कि आप इसे ही उगाएं। किसानों से जबरदस्ती इंडिगो को ग्रो करवाया जाता था। तो ये इसका एक कारण था। और जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था थ्रू द फ्रॉड्यूलेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, जो धोखाधड़ी से कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे और जो इनको एक थ्रेट्स आ रहे थे। तो ये सब चीजों से एकदम से इन ये सब चीजों ने ये एक कारण बना दिया यहाँ पर। इनके जो है जो शोषण उनका हो रहा था किसानों का, ये एक कारण था। इस रिवॉल्ट का, इस विद्रोह का ये कारण बना था। तो इसके बाद में क्या हुआ था, जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, इन्होंने अटैक किया था इंडिगो फैक्ट्रीज के ऊपर। जो इंडिगो फैक्ट्रीज थी उनके ऊपर किसानों ने जो है हमला करना स्टार्ट कर दिया था विद द स्पीयर्स एंड द स्वॉर्ड्स। मतलब कि भाले और तलवारों के साथ जो है इन्होंने इंडिगो फैक्ट्रीज के ऊपर हमला जो है कर दिया, धावा बोल दिया एकदम से जाकर के। जिसका कारण क्या रहा, ये एक फिजिकल और इकोनॉमिक रेजिस्टेंस रहा। और साथ के साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो रेंट स्ट्राइक्स भी इंक्लूडेड थे। जो रेंट स्ट्राइक्स थे मतलब कि किराए के जो है किराया का जो यहाँ पर हड़ताल था, किराए के लिए जो हड़ताल हो रही थी, रेंट स्ट्राइक्स, किराया और स्ट्राइक्स का मतलब होता है हड़ताल। तो रेंट स्ट्राइक्स जो थी वो भी इसमें इंक्लूडेड थी। अभी इसका आउटकम क्या निकलेगा? तो इसका आउटकम जो था यहाँ पर ब्रिटिशर्स का रिस्पॉन्स आया था। ब्रिटिशर्स ने क्या रिस्पॉन्स किया था इसमें? उन्होंने इंडिगो कमीशन जो है यहाँ पर ये लेकर के आए थे इन 1860, ताकि वो जो यहाँ पर जो दुरुपयोग हो रहा था, जो अब्यूसिव जो है यहाँ पर अब्यूज हो रहा था इंडिगो का, उसको दूर करने के लिए ये इंडिगो कमीशन 1860 लेकर के आए थे। तो इसमें किसानों का एक छोटा सा फायदा ये हुआ था कि इंडिगो की कल्टीवेशन जो थी वो डिक्लाइन हो गई थी 1860 के जो है यहाँ पर बाय द 1860। ये जो है कल्टीवेशन इंडिगो की ये खत्म हो गई थी, ये डिक्लाइन होनी जो है स्टार्ट हो चुकी थी। अभी इसका एक कल्चरल इम्पैक्ट भी हमें दिखाई देता है। 1860 में दीना बंधु मित्र ने नील दर्पण में, और साथ के साथ जो हरीश चंद्र मुखर्जी हैं, इन्होंने जो है एक आर्टिकल लिखा। इन्होंने नील दर्पण में जो है अपने लेख लिखे थे, कुछ इन्होंने आर्टिकल्स लिखे, कुछ राइटिंग्स लिखी इन द हिंदू पैट्रियट में। जो द हिंदू पैट्रियट है यहाँ पर इन्होंने आर्टिकल लिखा जिसमें इन्होंने अवेयरनेस को क्रिएट किया। इन्होंने जागरूकता बढ़ाई कि जो किसानों का यहाँ पर जो शोषण हो रहा था, जो किसानों का यहाँ पर एकदम से इनकी दुर्दशा जो हो रही थी इंडिगो ग्रो करने के बाद, तो इसके प्रति जो है लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हो। तो वो सब चीज़ों का जो है इन्होंने यहाँ पर अपनी राइटिंग्स में लिखा।
उस सब चीज़ों से जो है इन्होंने अवेयरनेस को क्रिएट किया कि भी इनकी दुर्दशा कितनी ज़्यादा हो रही है, इन किसानों की जो दुर्दशा है वो ज़्यादा होती जा रही है। तो आगे यहाँ पर एक नोटेड चीज़ है, जो आपको सबसे ज़्यादा नोट करने की यहाँ पर ज़रूरत है, कि जो इंडिगो कल्टीवेशन थी इंडिया के अंदर, ये बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में ही, इसके स्टार्टिंग फेज़ में ही ये डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई थी। तो ये डिक्लाइन होना तो स्टार्ट हो चुकी थी। अब ये डिक्लाइन की क्यों थी? मैंने पहले भी आपको बताया कि इंडिगो कल्टीवेशन डिक्लाइंड बाय 1860। ये आखिर डिक्लाइन क्यों कर गई? क्योंकि इसकी जो मार्केट थी, इसके अंदर कुछ भी प्रॉफिट नहीं रह चुका था। इसके अंदर कोई भी प्रॉफिट नहीं था, मुनाफ़ा हो ही नहीं रहा था। इट्स अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द मार्केट। मार्केट के अंदर इस ये एकदम से जो है लाभदायक नहीं रही, प्रॉफिटेबिलिटी इसकी नहीं थी, तो इसकी वजह से ये डिक्लाइन कर गई। अब इसकी जो है टेबिलिटी ये क्यों आई? इसकी जो है इतनी ज़्यादा डिमांडिंग चीज़ एकदम से अनप्रॉफिटेबल हो गई। इतनी जल्दी ये क्या हो गया ऐसा? यहाँ पर नई इन्वेंशंस का आना, न्यू इन्वेंशंस का इंट्रोड्यूस होना, मतलब कि एक इम्प्रूव्ड वर्ज़न का आना, जिसमें केमिकल कलर्स हमें दिखाई दे रहे थे। केमिकल कलर्स आने स्टार्ट हो गए थे। अभी डाई की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। अभी ये केमिकल कलर्स ने इससे सब्स्टिट्यूट कर दिया था। इसे जो है एक आप लोग जो है हमारे मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है एक चीज़ ने रिप्लेस कर दिया, वो था केमिकल कलर्स ने। आजकल भी आप लोगों ने देखा होगा भी केमिकल वाली चीज़ें कितनी ज़्यादा जो है मार्केट में पड़ी हैं, जो हार्मफुल हैं। तो यहाँ पर भी केमिकल कलर्स का इंट्रोड्यूस होना मार्केट के अंदर, तो ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पर एक प्रॉफ़िट बन चुकी थी, जिसने इंडिगो को रिप्लेस कर दिया। इंडिगो को पहले आप उगाओगे, फिर उसे फैक्ट्री में भेजा जाएगा। वो सब चीज़ें जो हैं एकदम से एक लंबा प्रोसेस था। वो डाई बनाने का एक लंबा प्रोसेस था। यहाँ पर एक शॉर्ट मेथड आ चुका था कि केमिकल कलर्स आ चुके हैं। आप इनको जो है यूज़ कर सकते हैं फॉर डाई। आप डाई के लिए इन्हें यूज़ कीजिए। तो ये इम्प्रूव्ड वर्ज़न आ चुका था, एक नई इन्वेंशन आ चुकी थी। इसी की वजह से इंडिगो की जो कल्टीवेशन थी, वो 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में ही डिक्लाइन कर चुकी थी। तो इसका अनप्रॉफिटेबल होने का कारण भी मैंने आपको बता दिया है, एंड दिस इज ऑल अबाउट द इंडिगो रिवॉल्ट। तो चलेंगे हम नेक्स्ट रिवॉल्ट की ओर, जिसका नाम है डेक्कन पीजेंट्स अपराइजिंग। डेक्कन पीजेंट अपराइजिंग, एक बार यहाँ पर मैं कलर चेंज करके आपको बता दूं, डिस्टिंक्शन यहाँ पर ज्यादा आसान हो जाता है। डेक्कन पीजेंट्स अपराइजिंग इन 1875 ये हुआ था पूना में, सतारा में और अहमदनगर में। ये इन जगहों पर हुआ था। अभी इसका कारण क्या रहा? इसका कारण क्या रहा? जो रैयतवाड़ी सिस्टम था ना, ये एक्सप्लॉयटेशन कर रहा था ये पीजेंट्स का यहाँ पर जो है शोषण हो रहा था बाय द रैयतवाड़ी सिस्टम। अभी रैयतवाड़ी सिस्टम आपने अपने लैंड जो आपके आए होंगे, यहाँ पर आप मॉडर्न में आए होंगे, लैंड रेवेन्यू सिस्टम में आपने पढ़ा होगा। जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है उसमें आपने एक रैयतवाड़ी सिस्टम को पढ़ा होगा। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है रैयतवाड़ी सिस्टम से। तो अभी यहाँ पर इसका जो है एक अपराइजिंग भी है, जिससे पीसेंट रिवॉल्ट भी रिलेटेड है विद द रैयतवाड़ी सिस्टम। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो रैयतवाड़ी सिस्टम से जो है शोषण हो रहा था किसानों का। वो कैसे हो रहा था? बाय फेवरिंग मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स को जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है प्राथमिकता दी जा रही थी। फेवरिंग दी जा रहा जो है फेवरिंग जो की जा रही थी, वो मनी लेंडर्स की जा रही थी। अगर आपको जो है भटके से कहीं न कहीं वानीज़ लिखा हुआ दिखाई दे गया कि मॉडर्न के टाइम्स में जो है वानीज़ किससे रिलेटेड था ये वर्ड, देन दैट इज़ रिलेटेड टू द मनी लेंडर्स। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़ मत होना, कन्फ्यूजियाना मत, ये मनी लेंडर्स ही हैं। तो वानीज कोई और नहीं, मनी लेंडर्स हैं। तो मनी लेंडर्स का फेवरेट हो जाना, इनको प्राथमिकता का मिल जाना ओवर द कल्टीवेटर्स। जो कल्टीवेटर्स थे उनके तुलना में
इनकी तुलना में कल्टीवेटर्स की तुलना में मनी लैंडर्स को जो है ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही थी। कल्टीवेटर्स को कहा जाता है कुनबिस। कल्टीवेटर्स को कुनबिस कहा जाता है और मनी लैंडर्स को वानिस कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर इनका जो है फेवरेटिज्म होने के कारण एक यहाँ पर कारण बना ऑफ द डेक्कन पीजेंट अपराइजिंग का। साथ के साथ हाई टैक्सेशन होना, टैक्सेस बहुत ज़्यादा थे। इंक्रीज्ड लैंड रेवेन्यू, जो लैंड रेवेन्यू था वो इंक्रीज हो चुका था। इकोनॉमिक हार्डशिप्स आनी स्टार्ट हो गई थी, जैसे कि कॉटन प्राइस जो था, जो कपास का जो एक प्राइस मिलता था, इनकी जो कीमत थी उसमें गिरावट आ चुकी थी, उसका कोलैप्स हो चुका था। एंड द पुअर हार्वेस्ट, जो और खराब फसल, जो फसल थी वो इतनी ज़्यादा जो है अच्छी नहीं हो रही थी, एकदम से खराब जो थी वो हो रही थी, उसका होना और कपास की जो कीमत थी उसका उसमें गिरावट आ जाना। तो ये एक इकोनॉमिक हार्डशिप्स का आना भी एक कारण बना था इस रिवॉल्ट का। तो जो पीजेंट्स थे उन्होंने रेसिस्टेंस किया टू द ऑप्रेसिव डेट कॉन्ट्रैक्ट्स, जो डेट कॉन्ट्रैक्ट्स थे बाय द मनी लैंडर्स जो थे वो मनी जो है आपको एज अ देते थे कि आप इतना जो है इतनी मनी आप ले जाइए, उसके बाद इतना हमें दे दीजिएगा। वो एक तरह से यहाँ पर एक डेट कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था। एक कर्ज जो था वो दिया जाता था, कर्ज दिया जा रहा था किसानों को, तो वो बहुत ज़्यादा था। इतना ज़्यादा था कि किसान बेचारा पे बैक ही नहीं कर पा रहा था। तो उस चीज़ को जो है यहाँ पर पीजेंट्स ने रेजिस्टेंस किया, दैट इतना ज़्यादा डेट कॉन्ट्रैक्ट को जो है इसका जो है जो है विरोध किया था इन्होंने। इसका जो है विद्रोह किया। उसके बाद क्या हुआ, एक सोशल बायकॉट होना स्टार्ट हो गया था मनी लैंडर्स का। स्पेशली वो जो मारवाड़ी और गुजराती आउटसाइडर्स थे, जो गुजराती आउटसाइडर्स थे और मारवाड़ी आउटसाइडर्स थे, इनका जो है ये मनी लैंडर्स को जो है इनका सोशल बायकॉट हो रहा था। तो यहाँ पर इनका वायलेंट अटैक इन्होंने किए। इन्हीं किसानों ने बहुत ही वॉयलेंटली अटैक किया था ऑन द मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स के जो घर थे, उनके ऊपर जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वॉयलेंटली अटैक किया और इनकी जो दुकानें हुआ करती थी, मनी लेंडर्स के घर थे, इनकी दुकानें थी, इनके ऊपर जो है इन्होंने वॉयलेंटली अटैक किया। और एक आपने देखा होगा ना कि ये जो मनी लेंडर्स होते हैं, इनके पास एक बुक होती है रेड कलर की, रेड कलर का कवर होता है, उसके ऊपर बेसिकली उसके अंदर लिखा होता है कि इस पर्सन ने मेरे से इतने कर्ज लिए हैं, इतने टाइम के लिए लिया है, फिर ये जब मुझे वापस देगा तो इतना वापस देना पड़ेगा। वो सभी डिटेलिंग वहाँ पर लिखी होती है ना, मनी लेंडर्स के द्वारा लिखा जाता है वहाँ पर। तो वो सभी जो डॉक्यूमेंट्स थे, उनको इन्होंने आग लगा दी थी, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था, एकदम से जो है सभी चीज़ों को यहाँ से तहस-नहस कर दिया इन पीजेंट्स ने। तो डिस्ट्रक्शन हुआ इन डेट बॉन्ड्स का। ये सब कुछ हमें देखने को मिला था अक्रॉस पूना, अहमदनगर, शोलापुर एंड सतारा के रीजन में। ये इन रीजन्स के अंदर हमें ये सब कुछ दिखाई दे रहा था। अभी इसका आउटकम क्या निकला? इसका आउटकम था कि गवर्नमेंट रिप्रेशंस एंड इवेंचुअल पासिंग ऑफ द डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट। तो यहाँ पर और कुछ नहीं, सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि फिर गवर्नमेंट यहाँ पर एक एक्ट लेकर के आती है, दैट इज एग्रीकल्चरिस्ट जो रिलीफ एक्ट है ऑफ 1879। तो ये एक एक्ट लेकर के आती है। इस एक्ट का नाम जो है ज़रूर याद रखना, वो है डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट ऑफ 1879। ये लेकर के आती है टू प्रोटेक्ट द पीजेंट्स, जो पीजेंट्स थे इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। और इन्हीं पीजेंट्स को कुछ जो है सपोर्ट मिलता है, जो महाराष्ट्र के इंटेलिजेंसिया थे, वो पीजेंट्स को जो है यहाँ पर सपोर्ट कर रहे थे कि ठीक है, आप जो कर रहे हो आप अपने राइट्स के लिए कर रहे हो, तो उनका जो है जो है सपोर्ट मिल रहा था इन पीजेंट्स को। तो ये हमने देखा डेक्कन पीजेंट अपराइजिंग के बारे में, पूना, सतारा और अहमदनगर में जो बेसिकली हुआ था। तो चलते हैं नेक्स्ट अपराइजिंग की ओर, नेक्स्ट मूवमेंट की ओर, दैट इज पावना मूवमेंट। एक बार कलर चेंज करके, पावना मूवमेंट ऑफ 1873 टू 1876। ये पावना में हुआ था, जो ईस्ट बंगाल में है।
ईस्ट बंगाल में है, मतलब ये बांग्लादेश में है, ये बांग्लादेश में है। तो इसे देखेंगे एक बार। यहाँ पर प्रोमिनेंट लीडर्स जो थे रिलेटेड टू दिस मूवमेंट, दैट इज शाह चंद्र रॉय, शंभूनाथ पाल, खोदी मुल्हा। तो यहाँ पर ये हमने लीडर्स के नाम देखे। तो इस मूवमेंट का कारण क्या रहा था? जो इल्लीगल प्रॉपर्टी सीजर्स थे, जबरदस्ती किसी की जो है संपत्ति को जो है अवैध रूप से इल्लीगल तरीके से हथियार लेना, उसकी जो है उसका जबरन लिया, आप उसके ऊपर जो है अपना बना करके बैठे हो उसे, ठीक है। सीजर जो होते हैं वो उसे कहा जाता है कि जब्ती कर लेना किसी चीज को, उसके ऊपर आप जब्ती लगा करके बैठे हो। तो इल्लीगल प्रॉपर्टी सीजर्स और आर्बिट्रेरी रेंट हाइक्स, मनमानी के जो है किराए को बढ़ा देना, मनमाने ढंग से अपन जो किराया है उसे बढ़ा देना। आप जो है रह रहे हो कहीं, एक बहुत ही छोटा-सा कमरा है जिसका जो है आप ज़्यादा से बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीमली हाई रेंट आप पे कर रहे हो। तो इतना जो है छोटे से रूम का एक कोई 25,000 ले तो कितना ज़्यादा रेंट है। हर मंथ का 25,000 रेंट एक छोटे से कमरे का, जो आई थिंक एक किचन से भी छोटा हो सकता है, तो क्या उसका 25,000 लेना जायज़ है? बिल्कुल भी नहीं। तो इतना मनमाने ढंग से कोई ना कोई जो है जो ज़मींदार थे वो रेंट जो है वो बढ़ाते ही जा रहे थे। ये एक कारण बना। और कोरेसिव एविक्शन टैक्टिक्स और जो जबरन बेदखली की जो रणनीति थी, इनके जो ज़मींदार अपना रहे थे, ये भी इसका एक कारण बने थे। शोषण होना टेनेंट्स का डिस्पाइट द एक्ट 10 ऑफ 1859। एक्ट जो 10 था 1859 का, इस एक्ट के आने के बाद भी यहाँ पर टेनेंट्स जो थे इनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ये एक्सप्लॉयटेशन जो है टेनेंट्स का हो रहा है, ये एक्सप्लॉयटेशन भी एक कारण बना फॉर द पाबना मूवमेंट विच ग्रांटेड द इम्यूनिटी फ्रॉम द एविक्शन। तो इसी जो है इसी चीज ने एक इम्यूनिटी प्रोवाइड की थी इस एविक्शन की। ऑपरेशन थ्रू द फोर्सिएबल एविक्शन, तो यहाँ पर जबरन बेदखली, यहाँ पर और क्या हुआ था, क्रॉप सीजर्स होना, साथ में बहुत लंबे समय से जो चल रहा एक मुकदमा है उसके माध्यम से भी जो आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी इसका एक कारण बना था। तो इसके अलग अलग कारण थे जो मैंने यहाँ पर आपको मेंशन किए हैं। ऑल दो कारण आर नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है द लीडर्स, जिसने भी इनको सब कुछ सपोर्ट प्रोवाइड किया, इनकी क्रोनोलॉजी, जो प्लेस जहाँ पर ये हुआ, वो सब चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं और कुछ भी नहीं। तो इसका और क्या यहाँ पर इसका नेचर कैसा रहा यहाँ पर कि जो फॉर्मेशन हुआ एग्रेरियन लीग का, जो यूसुफ शाही परगना जो थे, यूसुफ शाही परगना जो एक जगह है, यहाँ पर एक एग्रेरियन लीग का फॉर्मेशन होता है, इसका गठन होता है 1873 में। जिसका एम क्या था? इसका एम था ऑर्गेनाइजिंग रेंट स्ट्राइक्स को ऑर्गेनाइज करना, रेजिंग फंड्स फॉर द लीगल बैटल्स, जो लीगल बैटल्स हुआ करती थी इनको जो है फंड्स प्रोवाइड करना, होल्डिंग मास मीटिंग्स, बहुत जो है मास मीटिंग्स को यहाँ पर आयोजित करना, आर्म्ड रेजिस्टेंस करना और लीगल चैलेंजेस व्हिच वाज अगेंस्ट ऑप्रेसिव जमींदार प्रैक्टिसेस, जो भी जमींदार्स का जो यहाँ पर एक जबरदस्ती जो है ये शोषण कर रहे थे, जो प्रैक्टिसेस इन्होंने फॉलो किए हैं उसको जो है यहाँ पर उसके खिलाफ इन्होंने मूवमेंट को जारी करना, उसके खिलाफ जाना, उसको जो है उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस करना। तो ये इसका एक यहाँ पर एक नेचर बनता है, इसका एक यहाँ पर अगर हम कहें तो ये यहाँ पर ये सब चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं इनके खिलाफ। तो इसका आउटकम क्या निकलता है? गवर्नमेंट मिलिट्री सप्रेशंस होते हैं ऑफ द मूवमेंट। इस मूवमेंट को गवर्नमेंट जो मिलिट्री है वो इसे जो है इस मूवमेंट को सप्रेस कर देती है। बंगाल टेनेंसी एक्ट लेकर के आती है फिर गवर्नमेंट 1885 में। बंगाल टेनेंसी एक्ट आता है, इसे पास किया जाता है 1885 में, जो लेजिस्लेटिव प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है टेनेंट्स को, जो किराएदार हैं उनको एक लेजिस्लेटिव प्रोटेक्शन यहाँ पर
इस एक्ट के थ्रू वो प्रोवाइड कर रहा है। तो पावना मूवमेंट को एक इंटेलेक्चुअल सपोर्ट मिलता है फ्रॉम बंकिम चंद्र चटर्जी। जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे उनके द्वारा जो है ये इस मूवमेंट को एक सपोर्ट मिलता है। आरसी दत्त इस मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। इंडियन एसोसिएशन जो था अंडर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के अंडर जो इंडियन एसोसिएशन था वो भी इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा था। एंड दिस इज ऑल अबाउट द पावना मूवमेंट। हमने इसके बारे में भी पढ़ लिया, इसके बारे में भी डिस्कशन कर चुके हैं। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करना। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट विच यू शो टूवर्ड्स माई चैनल। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है आपके प्रीलिम्स के रिगार्डिंग या आपकी प्रेपरेशन के रिगार्डिंग, या आपको अगर किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, या आप इस तरह की और सीरीज भी चाहते हो, तो भी आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे बता सकते हो। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम और मैं इस तरह की और भी वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊँगी। अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं डेफ़िनेटली वो आपके लिए ज़रूर करूँगी, ताकि आपकी प्रिपरेशन की जर्नी अच्छे से चले और आप अपने टारगेट को अचीव करें। थैंक यू सो मच वन्स अगेन। कीप लर्निंग एंड कीप मोटिवेटेड।